सब लोग ऑनलाइन हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, कहना ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से।
हाँ जी, आमना निमरा कैसी हो? मनीबा, मीरब, कायनात, क्या हाल है? कायनात ग्रुप में मैसेज करो सबको। ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी। थैंक यू मीरब। हम लोग सब्सटेंस अब्यूज पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था सब्सटेंस अब्यूज क्या है, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेशन उसकी देखी थी और डिफरेंट टर्म्स देखी थी, कॉजेज देखे थे अब्यूज के क्या हैं, और उसके ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। आप जैसे ये इस तरह से आपको एग्जाम में भी आ सकता है। सोशल फैक्टर्स क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, ऑक्यूपेशनल क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। इसमें मैंने आपको मल्टीपल ड्रग्स दिखाई थी, ठीक है। और अल्कोहल का हम पढ़ रहे थे, उसकी अगर विड्रॉल हो तो किस तरह के इफेक्ट्स आएंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे, और ये हमने डिफरेंट पढ़े थे, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ी थी। बेंजीडाइज़ेपिन हमने देखा था वो क्या है, और उसकी इंटॉक्सिकेशन देखी थी, विड्रॉल इफेक्ट्स हमने देखे थे। बेंजीडाइज़ेपिन है, ओपियोइड्स हैं, जब लोग ओपियोइड्स लेते हैं उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। हर एक की ट्रीटमेंट जो है वो स्पोर्ट और एजुकेशन है। फिर हमने स्टिमुलेंट्स देखे थे कि लोग किस तरीके से स्टिमुलेंट्स लेते हैं ताकि यूफोरिया में रहें, ठीक है जी। रिमशा कैसी है? स्टिमुलेंट्स हमने देखे थे। इसके बाद हमने कोकेन स्टार्ट किया था। कोकेन क्या है? हाँ जी, क्या है कोकेन?
हाँ जी मैं ठीक हूँ। कोकेन क्या है, इसके रूट्स मैंने आपको बताए थे किस किस तरीके से ली जाती है, लोग इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। ठीक है, आईवी लेते हैं, स्मोक करते हैं इसका। इसके अलावा वेजोकंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे वेजोकंस्ट्रक्शन हो जाती है। वेजोकंस्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है कि बीपी जो है वो हाई हो जाता है। जब वेजोकंस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है, तो सीवीए और एमआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा रैप्डोमाइलोसिस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरो अडेप्टेशन हो जाती है। कोकेन मेनली प्रिवेंट रीअपटेक ऑफ डीए। इसके अलावा ये इसकी ट्रीटमेंट क्या है, स्टिमुलेंट्स यूज डिसऑर्डर हो जाता है ट्रीटमेंट में। जैसे कि कोकेन जो ली जाती है उसके ट्रीटमेंट में जो है वो क्या है, स्पोर्ट है, एजुकेशन है और स्किल्स हैं। फार्माकोथेरेपी में क्या है, नो मेडिकेशंस। इसके लिए मेडिकेशन एडवाइजेबल नहीं होती है, और अगर मेडिकेशन यूज़ करवाई भी जाए ऑल्सो नीड साइकोसोशल ट्रीटमेंट कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत होती है। साइकोसोशल ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि उसकी साइकोलॉजी को समझा जाए और सोसाइटी में अडेप्टेशन करवाई जाए। अगर सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती ऐसे बंदे को, तो उससे क्या होता है कि उसका वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है, वो सोशल आइसोलेशन में ज़्यादा करता है। आइस केयर का प्रॉब्लम मेरा और अबीरा का, मैविश के पीछे वाला, दोनों। हाँ जी, सोशल एक्सेप्टेबल क्यों ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है, साइको सोशल ट्रीटमेंट हमने क्यों देनी है जी। पेशेंट तो कोकेन ले रहा है ना, पेशेंट ऐसी मेडिसिन वो ड्रग्स ले रहा है, उसके लिए सोसाइटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है जी। रिमशा, मीरब, आमना, निमरा, मुनीबा जी, बताओ मुझे। अबीरा भी नहीं बैठी थी? इसके अलावा एम्फेटामिन है, ये क्या है, सिमिलर इंटॉक्सिकेशन होती है इसकी। ये भी सिंड्रोम है कोकेन का, बट यूजुअली लॉन्गर, ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है। इसका रूट ओरल है, आईवी है, नेजल और स्माउट है। नो वेजोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आता है इसके अंदर, वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट कोई भी नहीं आता। क्रॉनिक यूज रिजल्ट्स इन न्यूरोटॉक्सिसिटी। जो क्रॉनिक रिजल्ट्स हैं, क्रॉनिक जो यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट इंटॉक्सिकेशंस में जाता है, इंटॉक्सिसिटी में जाता है न्यूरो की। इसके अलावा पॉसिबली फ्रॉम द ग्लूटामेट एंड एक्सोनियल डिजेनरेशन करवा देता है ये। ठीक है, और कैन सी परमानेंट एम्फेटामिन साइकोसिस विद द कंटिन्यूड यूज। ठीक है, और परमानेंट इससे परमानेंट एम्फेटामिन साइकोसिस भी हो जाता है, और जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं अगर कंटिन्यू यूज़ करते रहें तो। ट्रीटमेंट इसकी सिमिलर है एज फॉर कोकेन, बट नो नॉन सब्सटेंसेस टू रिड्यूस क्रेविंग्स।
हम इसको कोकीन की वाले ही ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इसका कोई नॉन सब्सटेंस टू रिड्यूस क्रेविंग्स, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिकली हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो इसकी क्रेविंग को ख़त्म कर दे, यानी कि रिक्वायरमेंट को और जो डिज़ायर हो रही होती है। न्यूरो अडेप्टेशन क्या है? इनहिबिटरी अपटेक ऑफ DHA ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन DHA। ट्रीटमेंट में इसकी क्या है? स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर यानी कि एम्फेटामिन में सबसे पहले ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग स्पोर्ट है, एजुकेशन, स्किल्स है, नो स्पेसिफिक मेडिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट इसके लिए मेडिकली कोई नहीं की जाती, और कुछ ऐसा नहीं है जो हेल्पफुल हो ट्रीटमेंट में। ऑल्दो सम अर्ली प्रॉमिसिंग रिसर्च यूजिंग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक यानी कि मेथाम्फेटामिन जो है वो मेथाम्फेटामिन जो है वो यूज़ करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एज एंटीसाइकोटिक, लेकिन अभी तक कोई खास उसका इफेक्ट नहीं आया। ये आप देख सकते हो टोबैको का यूज़ किस तरीके से आम कर दिया, किस किस फॉर्म में होता है। टोबैको क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रिवेंटेबल है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ से और डेथ से। दूसरा 25% करंट स्मोकर जो है वो 25% एक्स स्मोकर्स आते हैं, 45% जो है वो स्मोकर्स डाई ऑफ टोबैको होते हैं, टोबैको इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स भी, और फिर उसके बाद सेकेंड हैंड स्मोक कॉज डेथ मॉर्बिडिटी, ठीक है। सेकेंड हैंड स्मोकर्स कौन होंगे? जी नबीला, कुरत, प्रस्ती, शेमशाह, मीरा। सेकेंड हैंड स्मोकर्स कौन होंगे? कायनात, मुनीबा। सेकेंड हैंड स्मोकर्स कौन है? Environmental tobacco smoke, that is inhaled involuntarily or passively by someone who is not smoking, ठीक है। गुड मेरो प्लस पैसिव स्मोकर्स जो स्मोक इनहेल करते हैं, ठीक है। कन्नत करिए जो इनहेल करते हैं स्मोक को, लेकिन वो स्मोकर्स नहीं होते, पैसिव स्मोकर्स, पैसिव स्मोकिंग है, ठीक है। जो पास होते हैं स्मोकर्स के, ठीक है, गुड। कहना जो कोई बंदा सिगरेट पी रहा हो और हम उसका धुआं इनहेल करें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इनहेलिंग एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे सब लोग, गुड, सबको आइडिया है इसका। तो इक्वली दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों चीज़ें उतनी ही डेंजरस हैं जितनी कि एक है, यानी कि एक के लिए जितनी एक्टिव डेंजरस है उतनी ही पैसिव भी डेंजरस है। तो हमने क्या करना है कि हमने दोनों से अवॉइड करना है और लोगों को भी मना करना है। अगर कोई आपके आसपास स्मोक करता भी है तो आप उसके जो है उसका जो धुआं है उससे आप अवॉइड करो, अपने फेस को कवर करो और कोशिश करो कि ऐसे बंदे को कहो कि रूम के अंदर स्मोक ना करें, बाहर करें, ठीक है, या फिर आपके आसपास एरिया में ना करें। इसलिए जो स्मोकिंग के लिए जो स्पेसिफिक जगह होती है वो बाहर बनाई जाती है,
ऐसे एरिया में जहाँ पे पब्लिकली लोग ना आ जा सकें ओपनली। टोबैको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है, ये हो गया है। अच्छा, दूसरा साइकेट्रिक पेशेंट जो है सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो डेथ और डिजीज कॉज कर जाता है। इसके अलावा साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो रिस्क फॉर निकोटीन डिपेंडेंस भी होते हैं। साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो एट रिस्क होते हैं फॉर निकोटीन डिपेंडेंस। 75% to 90% ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट स्मोक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट चीज़ों का और नशे का यूज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि उनका जो स्ट्रेस का लेवल है कम हो जाए। इसके अलावा नो इंटॉक्सिकेशन डायग्नोसिस, इसके लिए इंटॉक्सिकेशन की कोई खास डायग्नोसिस नहीं हुई। इनिशियल यूज जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द डिजीनेस, एचए और नोजिया, और न्यूरो अडेप्टेशन होती है, यानी कि निकोटीन जो एसिटाइलकोलिन जो है रिसेप्टर्स हैं ऑन डीए न्यूरॉन्स in ventral tegmental area release DA in nucleus accumbens, ठीक है। और जो टॉलरेंस है वो बहुत रैपिड होती है इसकी। विड्रॉल में डिस्फोरिया होता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होती है, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन होगी और इंसोम्निया होगा, और इसके अलावा इंक्रीज्ड एपिटाइट। जो स्मोक करते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, टोबैको का यूज़ करते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि उनकी डाइजेशन फास्ट हो जाती है और उसकी वजह से उनकी भूख भी बढ़ जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए स्मोक करते हैं क्योंकि हमें हमारा खाना हजम नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या है, टोबैको यूज डिसऑर्डर है। टोबैको यूज डिसऑर्डर में सबसे पहले है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एगोनिस्ट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है, मेडिकेशन है। एगोनिस्ट में क्या है, निकोटीन गम्स और इसके अलावा लोजेंग, ट्रांसडर्मल पैच वगैरह आते हैं, नेजल स्प्रे आता है। इसके ट्रीटमेंट में अक्सर डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कुछ पेशेंट्स को कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम, अगर वो जैसे निकोटीन यानी कि अगर वो सिगरेट वगैरह निकोटीन वाली, टोबैको वाली कोई भी चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए उनका बबल गम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करवाते हैं, या स्प्रेज या पेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करवाते हैं, जिससे उनकी निकोटीन की जो क्रेविंग्स है वो कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन वो उन्हें हेल्प करती हैं उसको क्विट करने में। फिर उसके बाद मेडिकेशन में क्या है, इसमें बिप्रोपियोन है, यानी कि ज़ाइबन के नाम से 150 mg होता है पर ओरल बीडी। इसके अलावा वैनिक्लिन है, ये चैंटिक्स के नाम से होता है, ये भी 1 mg का अवेलेबल होता है, ये हेल्प करता है क्विट करने में। और इसके अलावा हेलुसिनोजेंस होते हैं जो कि यूज़ करवाए जाते हैं या पेशेंट्स खुद से लेते हैं, नेचुरली अकरिंग होती हैं। इसमें प्योर कैक्टस जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये मैजिक मशरूम भी इसको कहा जाता है, ओरल में लिया जाता है और सिंथेटिक एजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये लाइसर्जिक एसिड है और ये डाइथामाइड के तौर पे काम करता है। ओरल लिया जाता है। डीएमटी है, यानी कि डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन है, ये स्मोक किया जाता है, स्निफ किया जाता है, आईवी लिया जाता है। एसटीपी है, ये 2 to 5 है। डाइमेथॉक्सी है और ये 4 मिथाइल एम्फेटामिन हैं, ओरल लिया जाता है। एमडीएमए है, मिथाइल एंटीऑक्सी मेथाम्फेटामिन हैं और ये भी ओरल लिया जाता है। ये मेडिसिन के डिफरेंट नाम हैं, ड्रग्स हैं जो हमने बहुत कम देखी सुनी हुई है, इस वजह से हमारे लिए थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल है। एमडीएम है, ये क्या है, ये डिज़ाइनर क्लब ड्रग है। एमडीएमए जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्लब्स वगैरह में यूज़ की जाती है, हेलुसिनेशंस करवाती है, माइंड को डाइवर्ट करती है, स्टिमुलेंट्स के तौर पे भी काम करती है बॉडी के अंदर। डिज़ाइनर क्लब ड्रग है, ये इन्हांस कर देती है एम्पैथी को, ठीक है, और पर्सन की इनसाइट को, यूफोरिया को, इंक्रीज्ड एनर्जी। अक्सर आपने देखा है कि अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं
कि जैसे ही क्लब के अंदर डांस करना शुरू किया तो उसको अपनी पुरानी बातें याद आ गई। वो रोना शुरू कर देगा, अपने ख्यालात में चला जाएगा, सोचेगा मैं कहाँ पे हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दूर की वो बातें इनसाइट में चला जाएगा, एम्पैथी में चला जाएगा। ठीक है, ये और 3 to 6 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन है। इंटॉक्सिकेशन में एलुयंस होते हैं, हाइपर एक्यूसीज होता है, सेंसिटिविटी ऑफ टच होती है, टेस्ट होती है, स्मेल ऑल्टर्ड हो जाती है, वननेस विद द वर्ल्ड हो जाती है, यानी कि मैं अकेला हूँ दुनिया में और दुनिया के साथ जो है वो 1-to-1 डील करने का सोचेगा। टीयरफुल होगा, रोते हैं अक्सर लोग, आपने देखा है जिम के अंदर है ये अक्सर क्लबिंग में लोग रो रहे होते हैं, टीयरफुल होते हैं, यूफोरिया में होते हैं, पैनिक होते हैं, पैरानोया होता है, उन्हें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं अलग अलग। नाचते हुए लोग अक्सर आपने देखा है, गानों वगैरह में दिखाते हैं लोग अपने धुन में नाच रहे होते हैं लेकिन उनको कुछ और ही लग रहा होता है देखने में। इम्पेयरमेंट हो जाती है, इम्पेयर जजमेंट हो जाती है, सोच समझ नहीं पाते कि कौन क्या कह रहा है, उसको जज करना, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, उसको जज करने में मुश्किल होती है। टॉलरेंस डेवलप हो जाती है क्विकली और अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं विद द कंटिन्यूअस यूज़। इसके अलावा टीथ ग्राइंडिंग भी करते हैं ये लोग, सो डिपेंडेंस होती है लेस लाइकली। न्यूरो अडेप्टेशन में क्या है, इफेक्ट्स जो है वो सीरोटोनिन जो है वो डीए और एनी बट प्रीडोमिनेंटली फिफ्थ एज 2 हो जाता है। रिसेप्टर इसके अंदर एगोनिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। साइकोसिस में हेलुसिनेशन जनरली माइल्ड होती है। पैरानॉइड साइकोसिस एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक यूज होगा। सीरोटोनिन न्यूरल इंजरी एसोसिएटेड विद द पैनिक एंजाइटी डिप्रेशन फ्लैशबैक साइकोसिस कॉग्निटिव चांसेस चेंजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। विड्रॉल में अनक्लियर सिंड्रोम होंगे, मे बी सिमिलर टू द माइल्ड स्टिमुलेंट। स्लीपलेसनेस होगी, डिप्रेशन होगा ड्यू टू फिफ्थ एज टी डिप्लीशन की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको इसका कुछ दिखा देती हूँ इससे रिलेटेड वीडियो ताकि आपको आसानी हो।
एक मिनट आप रुकना, मैं एक चीज़ ढूँढ रही हूँ। अगर आवाज़ नहीं आती तो आप जो वर्डिंग है साथ में जो चल रहे हैं सबटाइटल, आप वो देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये सारे ड्रग्स के नाम है।
ये बता रहा है कि MDMA जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है स्टूडेंट्स के अंदर। समझ आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ठीक से इसकी? हाँ जी नबीला, आवाज आ रही है? ये बता रहे हैं कि MDMA जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है इंसान को। ये दे 3 दिन हो गए। मेरी बात सुनो। वो ये बता रहे हैं कि 3,4 जो है मैथिलीन डाइऑक्सी एन और मैथिलीन एम्फेटामिन जो है वो ये बता रहे हैं कि ये 3,4 की फॉर्म में अवेलेबल होती है, पिल्स की फॉर्म में MDMA ली जाती हैं। ये पियर केमिकल है और ये कॉम्बिनेशन होता है कैफीन का और एम्फेटामिन का। MDMA जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इफेक्ट करते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर मैसेजेस जो है उनको कन्वे करने का काम करते हैं और रिफ्लेक्सेस, इमोशंस और मेमोरीज जो हैं उनको एनहांस करते हैं। सीरोटोनिन पे काम करते हैं और ये इससे एपिटाइट को भी, मूड को भी और मेमोरी को भी एनहांस करता है, इफेक्ट करता है। और लोग ज़्यादातर जो जब ये पार्टी ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उसमें वो ज़्यादातर फील करते हैं कि वो क्या है कि दे आर फॉल इन लव, सीरोटोनिन एक्टिवेट होने की वजह से। MDA इतना
एमडी अगर नॉर्मल अमाउंट में ली जाए तो वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में ली जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। प्लस सीरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज करता है, तो लोग अपनी ही धुन में मगन हो जाते हैं। जब ये वाली मेडिसिन जब ली जाती हैं ओवरडोज में या नॉर्मली भी, तो उससे इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाती है, और उसकी वजह से लोग अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं जब केमिकल्स रिलीज होते हैं। एम्पैथी इंक्रीज हो जाती है और इनएबिलिटी टू स्लीप हो जाता है। सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से ये लोग फील करते हैं कि मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है और मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, और ये बाद में टीयरफुल हो जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ओवर 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 जो है वो थिंकिंग में चले जाते हैं, पहले ओवर एक्साइटेड रहते हैं, उस टाइम को एंजॉय करते हैं, और बाद में वापस आ जाते हैं अपनी उस स्टेट में जिसमें ये टीयरफुल हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने की फीलिंग्स आती हैं और टायर्ड फील करते हैं। जो एमडीएमए है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए पोटेंशियल थेरेपी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ताकि रिवर्स किया जाए लोगों को। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनकी ज़्यादातर कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ब्रेन से मेड्यूला से जो है वो कॉर्टेक्स तक नहीं जा रही होती, तो इस वजह से उनको क्या है, उनकी कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। इंक्रीज कर देता है, एमडीएमए इंक्रीज कर देता है कम्युनिकेशन को। ज़्यादातर मंकीज़ पे और रैट्स के ऊपर ये स्टडी की गई है। अगर सेरोटोनिन ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो वो ब्रेन डैमेज करवाता है। आप समझ आइए, मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया, कुछ समझ आई होगी। मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि एलएसडी क्या है। एलएसडी हमने अभी पीछे देखा पढ़ा है स्लाइड के अंदर। एलएसडी जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो है ड्रग है, और इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और डेंजरस भी है। साइकोसिस है, ये हमने ड्रग्स की टाइप्स में पढ़ा है कहीं पे। हाँ, ये एलएसडी हमने पढ़ा, सिंथेटिक एजेंट के तौर पे लाइसर्जिक है, एसिड है, और ये क्या है, डाइथाइमेड है, ओरल लिया जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको ये दिखाती हूँ, वीडियो ये आप देखो। उन्होंने क्या बताया कि एलएसडी क्या करती है, उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। इसको एसिड भी कहा जाता है, लाइसर्जिक एसिड डायथैलामाइड।
ये आप स्टोरी देख रहे हो, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि ये जो ड्रग्स जब ये लेते हैं तो उसके बाद अलग अलग जो है वो पिक्चर्स आना शुरू हो जाती हैं आंखों के सामने, और अलग सी स्टोरी बनना शुरू हो जाती है, और लोग जो है वो डिफरेंट चेहरे और डिफरेंट जो है वो शेप्स देखना शुरू कर देते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। जिस तरीके से वो होता है, हिप्नोटिक किया जाता है किसी को। अच्छा, मैं आपको शुरू से बताती हूँ ये क्या बता रही है। LSD क्या है? इसको एसिड बोला जाता है। ये नाम बताया, हेलुसिनेशंस के लिए, ऑल्टरिंग परसेप्शन में लोगों को देते हैं, खुद भी लोग लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम करती है। LSD एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। अदर डोज जो है, अदर मेडिसिन जो है वो ग्राम्स में, mgs में होती है, लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में होती है, 100,000 ग्राम्स में होती तो बहुत छोटे साइज में, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अभी वो पूछ रहे हैं कि ये जनरेट कैसे हुई थी। ये फर्स्ट जो सिंथेसाइज की गई थी, ये एक वो था, साइंटिस्ट था, इसने की थी, रॉबर्ट इसका नाम है। इसने हुआ इससे ये था, ये केमिस्ट है। इससे हुआ ये था कि इससे गलती से ये एक्सपीरियंस हो गया था, इसने गलती से खा ली थी, बनाई भी गलती से थी, ठीक है। ये क्या है, एर्गोट फंगस जो है ये उससे बनी हुई है। इस पे ये काम कर रहा था, मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। मेडिसिन जो है वो सर्कुलेशन के लिए और रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए बनाना चाह रहा था, ठीक है। गलती से उसने फंगस को टच कर लिया और गलती से अपने मुंह को टच कर लिया, तो एक्सीडेंटली जो है वो उससे इफेक्टेड हो गया और उससे ये कंडीशन इसकी हो गई। अनइंटरप्टेड स्ट्रीम में चला गया और फैंटास्टिक पिक्चर में चला गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेप्स आना शुरू हो गई और अजीब सी दुनिया में चला गया, कलर ही कलर हर तरफ होना शुरू हो गया, और इसका इफेक्ट कम से कम 2 आवर्स के लिए रहा था। नेक्स्ट डे उसने इंजेस्ट किया सोच समझ के, ये देखने के लिए कि वाकई उसका साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट है, और जैसे उसने ली वो मेडिसिन, फ़ौरन से वो डिज़ी हो गया, और उसने वो फिर उस डिज़ीनेस में उसने वो गाड़ी अपनी ये बाइक ये चलाई है, साइकिल चलाई और घूमता फिरता रहा यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा उसने एंजॉय किया। लेकिन ये करता क्या है, एक्चुअली इफेक्ट क्या करता है, ये क्या करता है कि ये जो ब्रेन रिसेप्टर्स हैं उसको ये इन्वॉल्व करता है, डोपामिन को, एड्रेनर्जिक को और ग्लूटामेट को, सेरोटोनिन को। सेरोटोनिन क्या करता है कि ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। ये आइज़ पे और कानों पे इफेक्ट करता है, हेलुसिनेशंस करवाता है, जो नहीं भी हो रहा वो भी सुनाई देगा, जो नहीं है वो भी नजर आएगा। कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करता है, अनएक्सपेक्टेड एंगल्स बनना शुरू हो जाते हैं।
और ये सारा कुछ जो है कम से कम 12 घंटे तक रहता है। ब्लड फ्लो को भी डिक्रीज कर देता है, डिफॉल्ट मोड कर देता है, विच इज ब्रेन इंटरेक्टिंग विद द ब्रेन रीजन्स, कॉन्शियसनेस में चेंजेस करवाता है, बाउंड्री द सेपरेट यू और लोगों से, दुनिया से। हम जो एलएसडी लेते हैं वो ये महसूस करते हैं कि हम दुनिया से अलग हो गए हैं, हम किसी और दुनिया में चले गए हैं, और वो अपने आप को उस दुनिया में महसूस करते हैं। इसी वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हम जब एलएसडी लेते हैं तो हम दूसरी दुनिया में बातें कर सकते हैं, हम ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं लोगों के साथ, नेचुरल वर्ल्ड में चले जाते हैं। और कुछ जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उनको फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, हाई लेवल में उनको वो चीज़ें नज़र आती हैं, दिमाग में घूमती हैं, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। नेवर एंडिंग हाई मोड में चले जाते हैं कुछ लोग। और जब इसके ऊपर स्टडीज़ की गई हैं तो ये पता लगेगा कुछ लोगों में ओपननेस ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि ये बंदा है, अगर इसने एलएसडी लिया है तो उसके बाद ये क्रिएटिव हो गया और इसने अच्छी चीज़ें बनाई, जैसे अच्छी सी पेंटिंग की और काम किया। तो कुछ लोगों में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और कुछ लोगों में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, अकॉर्डिंग टू थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कुछ जो रिसर्चर्स हैं इसको एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड मोड में रहते हैं, अजीब सी फीलिंग्स में रहते हैं, उनको लिमिटेड अमाउंट में देते हैं ताकि वो हैप्पीनेस में जाएं। अब क्या है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग क्रिएटिविटी में चले जाते हैं, ओपननेस में चले जाते हैं, यानी कि उनको वो उसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे इसका इफेक्ट आ जाता है इंसान की अपने थिंकिंग पे कि कौन पॉजिटिव थिंकर है और कौन नेगेटिव थिंकर है। अगर कोई पॉजिटिव थिंकर है तो उस पर ये इफेक्ट आएगा कि वो अच्छी चीज़ें सोचेगा और उसको अच्छी चीज़ों में लाएगा। लेकिन अगर किसी की नेगेटिव पर्सनैलिटी है, इविल पर्सनैलिटी है, तो वो उसको उसी तरीके से यूज़ करेगा और मेडिसिन को उसी तरीके से, उसके इफेक्ट्स उसकी बॉडी पे आएंगे। उसकी एक्चुअली उसकी अपनी थिंकिंग, इसके अंदर सारा थिंकिंग का अपना रोल है और सारा काम जो है वो वहीं से हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल तो नहीं समझने में? सबको ठीक से समझ आ गई? अटेंडेंस लगवा दो आप लोग अपनी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझने में? ठीक है।